बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 13.1 के सवाल को हल करेंगे। इसी एक्सरसाइज के कुछ सवालों को हमने कल के वीडियो में सॉल्व किया था और आज हम लोग बाकी के सवाल को हल करेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 12, एक्सरसाइज 13.1 का सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या है? मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की स्वप्रतिबंध प्रायिकता क्या है? यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है और दूसरा न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, ठीक है? तो देखिए, परिवार में अगर दो बच्चे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों लड़के हो या दोनों लड़की हो सकता है एक लड़का हो एक लड़की हो। आ रही बात समझ में ना? तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए माना कि लड़की की संख्या B1 और B2 है तथा लड़कों की संख्या लड़की की संख्या G1, G फॉर गर्ल, G1 और G2 है, ठीक है? लड़कों की संख्या B1 तथा B2 है, B1 तथा B2 है। तो इन दो लड़कों और दो लड़कियों को मिलाने पर जो प्रतिदर्श समिष्ट होगा वो क्या होगा? प्रतिदर्श समिष्ट S इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों लड़कियां हो, G1 G2, हो सकता है दोनों लड़के हो, B1 B2, या हो सकता है एक लड़का हो एक लड़की हो, तो एक B1 हो और एक लड़का और एक लड़की, तो B1 G2, या हो सकता है B2 G1। इस तरीके की व्यवस्था है। हो गया? अब दो बच्चे तो दोनों बच्चों के लड़की होने की स्वप्रतिबंध प्रायिकता क्या है? तो दोनों बच्चे माना कि E बराबर दोनों बच्चे लड़की हो, दोनों बच्चे लड़के हो तब क्या हो सकता है? G1 और G2। F क्या मान लेंगे? छोटा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, छोटा बच्चा लड़की है, छोटा बच्चा लड़की हो या है, तब क्या क्या बनेगा? F बराबर क्या क्या हो सकता है हमारे पास? छोटा बच्चा लड़की हो मतलब ऐसा भी हो सकता है G1 G2 या B1 G2 या B2 G2। कितनी सारी चीजें आ सकती हैं आपके पास F का मान। और G किसको ले लेंगे? न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, एक से ज्यादा होगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। G न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, तो क्या क्या हो सकता है? G1 B1, G1 G2 और B1 G2, ठीक है? देख लीजिए, न्यूनतम तो यहाँ पे ना B2 रख लेंगे, B2, G1 B2, G1 G2 और B1 G2, ठीक है? अब हम लोग निकालेंगे पहले वाले के लिए सबसे छोटा बच्चा लड़की हो इसकी प्रायिकता। तो सबसे छोटा बच्चा लड़की इसकी प्रायिकता E
इंटरसेक्शन एफ, ये ई है और ये एफ है, दोनों में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, G1 और G2, तो P E इंटरसेक्शन F, तो क्या हो जाएगा, इसकी संख्या तो एक है लेकिन टोटल की संख्या कितनी है, टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समिष्ट जो है उसकी संख्या 4 है, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब P F इज इक्वल टू, F की संख्या कितनी है, F की संख्या हमारे पास है 3 और टोटल है हमारे पास 4, देख लीजिए, तो PF F की संख्या, छोटा बच्चा लड़की है, छोटा बच्चा लड़की है यानी F में क्या क्या आ सकता है, G1 G2 या B1 G2, दो ही रहेंगे यहाँ पे, G1 G2 या B1 G2, मतलब एक लड़का एक लड़की या फिर दोनों लड़कियां हैं तो छोटी लड़की है, और एक लड़का है और एक लड़की है तो छोटी लड़की है, ये नहीं रहेगा F में। देखिए छोटा बच्चा लड़की है, तो अगर दोनों लड़कियां हैं तो मान लीजिए G1 जो है वो बड़ी लड़की है और G2 जो छोटी लड़की है, तो अगर दोनों लड़कियां हैं तो उसमें छोटी लड़की मिल गई, और एक लड़का एक लड़की है तब भी उसमें छोटी लड़की मिल गई, यानी इसकी संख्या जो होगी 2 ही होगी, तो PF का मान आ जाएगा 2/4, इट मीन्स 1/2, ठीक है। अब हमको निकालना है PE/F, पहले वाले में भी और बाकी यहाँ पे, अब हम निकालेंगे PE/F, तो इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, PE इंटरसेक्शन F बाय PF, तो PE इंटरसेक्शन F का मान हमको कितना मिला हुआ है, 1/4 और PF का मान 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 2/1, कुल मिला के आ जाएगा 1/2, तो ये पहला हो गया, पहले का आंसर ये हो गया, ठीक है। देख लीजिए आगे बात समझ में। अब न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, कम से कम एक बच्चा जो हो वो लड़की हो, देखिए किस तरह से हो सकता है, या हो सकता है कि एक लड़की और एक लड़का हो, या हो सकता है दोनों लड़की हो, या हो सकता है B1 G2 हो, न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, एक लड़की हो या हो सकता है दोनों भी लड़की हो, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम का मतलब या तो दोनों लड़कियां हो या तो दोनों में से कोई एक लड़की हो, तो यहाँ पे दोनों लड़की है और यहाँ पे G1 G2 B1 G2, यहाँ पे भी एक लड़की है, यहाँ पे भी मतलब दो लड़के, तो यहाँ पे भी एक लड़की है और यहाँ पे भी एक लड़की है, तो हमको क्या करना है, E और G लेना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे दूसरे वाले का आंसर, दूसरे वाले का आंसर जो है E इंटरसेक्शन G निकालते हैं, E का मान G1 G2 और G में भी है G1 G2, इसकी संख्या कितनी हो गई, 1, क्या मिला हमको G1 G2, इसकी प्रायिकता निकाल देंगे E इंटरसेक्शन G का, तो क्या हो जाएगा 1/4 और G का मान कितना है, G का मान 3 है हमारे पास और टोटल नंबर 4 है, PE/G निकालेंगे तो क्या हो जाएगा PE इंटरसेक्शन G बाय PG, E इंटरसेक्शन G का मान हमको मिला है 1/4 और PG का मान मिला है कितना 3/4, ठीक है, 4 कैंसिल 1/3 आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर, इसी में ये फर्स्ट वाले का आंसर था 1/2 और ये सेकंड वाले का आंसर था 1/3, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग सवाल नंबर 13 को हल करेंगे। सवाल नंबर 13 है कि एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय प्रश्न प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय के प्रकार के कठिन प्रश्न का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न या छिद्र चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या है। यहाँ पे देखिए हमने लगा रखा है, एक टेबल जैसा बना रखा है। सत्य असत्य प्रकार के जो प्रश्न की संख्या 300 है, आसान वाले होंगे, कठिन वाले 200 है, तो टोटल कितने हो गए 500।
बहुविकल्पीय के आसान प्रश्न कितने हैं? 500 और कठिन प्रश्न कितने हैं? 400। तो उसकी टोटल संख्या हो गई 900। ठीक है, और ये आसान टोटल कितने हो गए? 800। कठिन वाले टोटल कितने हो गए? 600। और इनका ये जो योग आ रहा है वो कितना आ जा रहा है? 1400। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि ई आसान प्रश्न, डी कठिन प्रश्न, टी सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न, सत्य और असत्य प्रकार के प्रश्न, और एम बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तब जो है आसान एवं कठिन प्रश्नों की कुल संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे? ई मान लेंगे। ई बराबर आसान और कठिन प्रश्नों की कुल संख्या कितना है? 500। ठीक है, एफ एम मान लेते हैं। एम बहुविकल्पीय प्रश्नों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 900। बहुविकल्पीय प्रश्न की संख्या 900। ठीक है, और एफ सभी प्रकार के प्रश्नों की संख्या कितनी है? 1400। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता। तो आसान प्रश्न की संख्या कितनी है? 500। और बहुविकल्पीय की संख्या कितनी है? 900। सभी प्रकार के प्रश्नों की संख्या है आपके पास 1400। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पहले ई इंटरसेक्शन लिया, चलिए इसी साथ निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एम, तो ई और एम देखिए दिया हुआ है ना, ई और एम में दोनों में कॉमन क्या है? आसान और कठिन प्रश्न की कुल संख्या है, एक बहुविकल्पीय प्रश्नों की कुल संख्या है। तो ये हो जाएगा 500 बटा टोटल 1400। ठीक है, और फिर बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या कितनी है? 900। तो पी एम बराबर कितना हो जाएगा? पी एम बराबर 900 बटा में 1400। ठीक है, अब हमको निकालना है पी ई बटा एम, तो क्या हो जाएगा? पी
ई इंटरसेक्शन एम बटा में पी एम, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एम का मान हमको कितना मिला है, यहां से करते हैं 500 बटा 1400, यहाँ पे 1400 है, और नीचे पीएम, पीएम का मान है 900 बटा 1400, 900 बटा 1400, तो 1400 1400 तो कट गया, 500 बटा 900, इसका आंसर आ जाएगा 5/9, ठीक है। यानी एक प्रश्न आसान भी हो और बहुविकल्पीय भी हो, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/900। ये बात समझ आ गई, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग सवाल नंबर 14 को हल करेंगे। सवाल नंबर 14 क्या है, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता क्या है। देखिए इसमें दो बातें बताई गई हैं, एक पासे पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हो उसकी संख्या निकाल दीजिए, और एक दोनों संख्याओं का योगफल 4 हो, तो एक ई और एक एफ हो गया, ई बाई एफ निकाल दीजिए आप, ठीक है। तो देखिए दो पासों को फेंकने पर प्रति 10 समष्टि कितना होगा, 36, ठीक है, 36 होगा, और दोनों संख्याओं का जो योग हो वो 4 हो, तो माना ई बराबर दोनों संख्याओं का योग 4 हो, यानी इसकी संख्या क्या क्या हो सकती है, 1 3 2 2 और 3 1, यही ना होंगे। और दोनों पासों पर जब सेम नंबर होते हैं उसकी संख्या क्या होती है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, यही होता है ना सेम अंकों के लिए। लेकिन जब भिन्न हो, एफ दोनों पासों पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न हो, तो 6 में तो समान है और टोटल 36 संख्याएं आपको मिल रही हैं, 6 संख्याएं ऐसी है जो दोनों पासों पर समान संख्या मिल रही है, तो भिन्न भिन्न के लिए क्या हो जाएगा, 36 - 6 यानी 30, आई बात समझ में। और ई और एफ का इंटरसेक्शन निकाल दे, ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये तो भिन्न भिन्न के लिए 2 2 तो इसमें हो नहीं सकता है, 1 3 और 3 1 हो सकता है कॉमन, तो इसकी संख्या आ जाएगी कितनी, 1 3 और 3 1, 2 2 को हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि वो तो समान हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या हो जाएगा 2/36, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेंगे इंटरसेक्शन एफ, तो हमने निकाल लिया, पी ई बाई एफ, तो क्या हो जाएगा एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, यही ना होगा। ई इंटरसेक्शन एफ का मान हमको मिलेगा 2/36 और पी एफ का मान हमको मिल जाएगा 30/36, 36 और 36 कैंसिल हो गया, 2/30 यानी 1/15। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1/15 है, ये 14 जो है वो कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलो सवाल नंबर 15 को हल करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट सवाल है।
और सवाल जो है क्या है देख लीजिए। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार करें। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकें, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो सिक्के को उछाले। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया हो तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रतिबद्ध प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, ये है हमारा सवाल। देखिए सवाल ये है कि अगर एक पासे को फेंका गया और 3 का गुणज जैसे 6 आ गया, तो 6 जो होता है वो 2 का भी गुणज होता है, 3 का भी गुणज होता है, दोनों का होता है। तो मान लीजिए 6 आ गया तो पासे को पुनः उछालिए, और 6 का गुणज नहीं आया तो एक सिक्का को उछालना है। 6 का गुणज 3 और 2 होता है, 3 और 2 को 4 दीजिए, यानी क्या बचेगा 1 4 5। ठीक है, तो इनके प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी वो निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को आपस में भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे इसको देखिए। आंसर, माना कि पासे को n बार फेंका गया। माना कि पासे को n बार फेंका गया, जिसमें तीन के गुणज प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब जो 3 के गुणज है वो 3 के भी गुणज है और 3 के गुणज प्राप्त होते हैं, तो उसमें 3 के गुणज 6 है जो कि 2 का भी गुणज है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 2 के गुणज प्राप्त करना क्या हो जाएगा 2/6 का पावर n, क्योंकि पासा को हमने n बार फेंका यानी 1/3 का पावर n, यानी 1/3 का पावर n। ठीक है, अब p केवल 6 प्राप्त होना, तो ये क्या हो जाएगा n बार पासे को फेंका गया है ना, तो 1/6 के पावर n यानी 1/6 के पावर n। ठीक है, अब p पासा n बार फेंकने पर कम से कम एक बार 3 प्राप्त होना। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे, कम से कम एक बार 3 प्राप्त होना चाहिए। इसमें भी 3 है और इसमें भी, तो 1/3 के पावर n माइनस 1/6 के पावर n। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यदि पासे को n+nv बार फेंकने पर 3 या 6 का 9 आना, अर्थात 1 2 4 5 प्राप्त होना। तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी 4, और टोटल कितनी संख्या होती है 6, 4/6 यानी
2/3 n प्लस 2v बार n प्लस 2v बार सिक्का उछाला गया। उछाला, देखिए ये क्या है कि 1 2 4 5 यानी 6 और 3 9 आए तब एक सिक्का उछालिए। तो n प्लस 1वीं बार आपने फेंका है तो 3 या 6 नहीं आया है, तब ये चीज आई है। जैसे ये चीज आता है आपको एक सिक्का उछालना है, तो ये चीज हमको मिल गया कितने बार सिक्का फेंकने पर, n प्लस 1वीं बार सिक्का फेंका गया तब मिला है। तो n प्लस 2वीं बार में हम क्या करेंगे, सिक्का उछाल जाएंगे। तो सिक्का उछाला गया तो पट प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब n प्लस 2v बार पासा फेंकने पर कम से कम एक बार 3 प्राप्त होना। तो क्या हो जाएगा, 1/3 के पावर n माइनस 1/6 के पावर n इंटू 1/3। ठीक है, अब यदि n टेंस टू इनफाइनाइट, n का मान इंफिनिटी कर दिया जाए तब क्या होगा, तब यही चीज जो है किस तरह का हो जाएगा, देखिएगा 1/3/1 माइनस 1/3। ठीक है, n की जगह हमने इनफाइनाइट रख दिया, माइनस 1/6/1 माइनस 1/6। ठीक है, इंटू 1/3। अब इसी को आपको हल कर देना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको हल हम लोग कहाँ करें, यहाँ कर दें। ठीक है, देखिए 1/3/3 माइनस 1 2/3 माइनस 1/6/6 माइनस 1 5/6 1/3। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचा क्या 1/2 माइनस 1/5 इंटू 1/3। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1/3। ये कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 1/3। 5 माइनस 2 3 कैंसिल 1/10। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका कंप्लीट हो गया। और एक्सरसाइज 13.1 का यही जो था लास्ट सवाल था। और आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।